नमस्ते कमलेश जी। गुड आफ्टरनून। वेलकम टू इंडियन बिजनेस टीवी। नमस्ते प्रिया जी, गुड आफ्टरनून। सर कैसे हो आप? बिल्कुल मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो मैडम? बढ़िया सर। तो सर मार्केट पहले देख लेते हैं। मिड डे है और जी। बाजार ऊपर नजर आ रहा है। सेंसेक्स 300 पॉइंट से ज्यादा ऊपर है, 78,700, एंड निफ्टी इज 95 पॉइंट्स अप एट 23,800 के आसपास है। इस वक्त एक्टिव स्टॉक्स है इंडसइंड बैंक, रिलायंस, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स एंड इन्फोसिस। टॉप फाइव गेनर्स एट दिस आवर are Dr. Reddy's Lab, IndusInd Bank, M&M, Tata Motors and Bajaj Finance. Top five losers are Hindalco, ONGC, Bharat Elect, Coal India, and Hero MotoCorp. So Kamlesh ji, any comments on the market? प्रिया जी, ये पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर का अब हम्म। शायद एक दो दिन ही बचे हैं। और जी। जो पिछले कई दिनों से ट्रेंड हम देख रहे हैं कि मार्केट नैरो रेंज में ही चल रहा है। हम्म। कोई ट्रेमेंडस बाइंग या ट्रेमेंडस सेलिंग ऐसा कुछ है नहीं। हम्म। नैरो रेंज में है। और हमेशा हम जो डिस्कस करते हैं कि अब जो 2025 आएगा, तो हम्म। जनवरी में एफपीआई का फंड एलोकेशन का न्यूज आएंगे। हम्म। फरवरी में 1 फरवरी को बजट भी है। हम्म। So we will get the clear trend once we enter into 2025. जी। सर 2025 के लिए कोई फोरकास्ट है आपके पास? प्रिया जी, एज ऑफ नाउ मैं इतना कह सकता हूँ हम्म। कि जो 2024 में हमने मार्केट में जिस प्रकार की बढ़त देखी, हम्म। कुछ मैं ये कह सकता हूँ करीबन 20% जैसी तो रिटर्न्स लोगों को मिले हुए बढ़त हुई है। तो शायद अगले साल उतनी मात्रा के अंदर मार्केट ग्रो ना करे। हम्म। ये 2024 में some script has given a phenomenal returns also, जी। which varies from 20-30% to लेके हम्म। 300-400% तक का। But by and large, हम्म। 2024 was a very good year हम्म। for the stock market. जी। मैं ये कहूँगा साथ साथ कि it was good for the bullion also, हम्म। क्योंकि लोगों को गोल्ड में भी हम्म। सिल्वर में भी काफी अच्छा रिटर्न मिला हुआ है। हम्म। डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो है उसमें रिटर्न अच्छा मिला है। हम्म। लेकिन जिस प्रकार की सिचुएशन 2024 में थी, उस प्रकार की सिचुएशंस पूरे साल 2025 में रहे ऐसा हम्म। लगता नहीं है। इसके लिए जी। शायद वी मे नॉट गेट एज गुड रिटर्न एज वी आर सीइंग इन 2024। जी। अब तो सर ये बाजार की बातें रही, अब हम सुनते हैं कॉर्पोरेट न्यूज और फिर आगे हम चर्चा करेंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के निदेशक मंडल ने स्टार सीमेंट की अल्पांश हिस्सेदारी में 3.70 करोड़ इक्विटी शेयरों तक ₹235 प्रति शेयर पर निवेश को मंजूरी दी। चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड को म्यूचुअल फंड स्थापित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। निवेशक अपना ध्यान बॉन्ड से हटकर चीन डिविडेंड ईटीएफ पर केंद्रित कर रहे हैं, जिससे ईटीएफ प्रवाह में वृद्धि हो रही है। चीन के औद्योगिक मुनाफे में वर्ष 2000 के बाद से सबसे बड़ी वार्षिक गिरावट आने वाली है। चीनी बांडों ने एक दशक में सबसे अच्छा रिटर्न दर्ज किया है और अधिक लाभ की उम्मीद है, जैसा कि मार्केट रैप में देखा गया है। डीएएम कैपिटल एडवाइजर्स का आईपीओ बाजार में आ गया है, जो निर्गम मूल्य से 39% अधिक प्रीमियम पर सूचीबद्ध हुआ है। पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में निधन, शोक संदेशों की बाढ़ आ गई। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को आईआईटी रुड़की, वाराणसी विकास प्राधिकरण और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से कुल 368.75 करोड़ रुपए के 3 ऑर्डर मिले हैं। इंडिया बुल्स एंटरप्राइजेस लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी फोमाकेयर लिमिटेड ने इंडिया बुल्स एस्टेट एंड क्लब आई नामक आवासीय परियोजना के विकास के लिए हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण से पंजीकरण प्राप्त किया है। वीर टेकवाबेग ने जाम्बिया में 78 मिलियन यूरो मूल्य के अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों के लिए ईआईबी और केएफडब्ल्यू द्वारा वित्त पोषित डिजाइन बिल्ड ऑपरेट ऑर्डर सुरक्षित किया।
तो ये थे आज के कॉर्पोरेट न्यूज। सर हमें एक बहुत दुखद समाचार मिला कि मनमोहन सिंह जी पास्ट अवे। और उनके बारे में आज चर्चा करते हैं कि मनमोहन सिंह जी जो थे वो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, इंडियन पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट, एकेडमिक एंड ब्यूरोक्रेट। एंड ही सर्व्ड एज द 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2004 से 2014 तक। वो फोर्थ लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे थे। और इंडिया में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया था 1991 में, तब नरसिम्हा राव जी जो कि तब के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर इन्हें बनाया था। तो सर मनमोहन सिंह जी के बारे में कुछ बताइए आप कि उन्होंने कैसे, ही ब्रॉट लिबरलाइजेशन टू इंडिया, तो उन्होंने कैसे किया, उनके बारे में कुछ बताइए आप। प्रिया जी, सबसे पहले मैं अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जी। नतमस्तक होकर श्रद्धांजलि देता हूँ। हम्म। अ, निश्चित रूप से भारत ने अपना एक बहुत बड़ा विद्वान कह सकते हैं, हम्म। इकोनॉमिस्ट कह सकते हैं, राजनेता कह सकते हैं, उसे खो दिया है। और इनकी जो कमी है ना, वो हमेशा खलेगी। हम्म। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में अगर कुछ कहना हो तो एज अ बैंकर मैं तो ज्यादा कहना पसंद करूंगा रादर देन दी पॉलिटिशियन। जी। एक फाइनेंस एकेडमिशियंस कह सकते हैं। हम्म। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत में इकोनॉमिक्स में ही ग्रेजुएशन किया और मास्टर्स भी किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। स्कॉलरशिप वगैरह मिलने के बाद वो कैम्ब्रिज गए। कैम्ब्रिज के अंदर ग्रेजुएशन किया इकोनॉमिक्स में। हम्म। बाद में डी फिल की डिग्री उन्होंने हासिल की ऑक्सफोर्ड से। हम्म। कुछ समय तक वहाँ अध्ययन का भी काम किया। हम्म। जब भारत लौटे तो भारत आके भी दिल्ली में उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एज अ प्रोफेसर उन्होंने काम किया। और इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि जहाँ तक फिनांस का सवाल है, इकोनॉमिक्स का सवाल है, हम्म। तो ही वॉज द, आई वुड से ही वॉज द मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स हम्म। एंड द चैंपियन ऑफ इकोनॉमिक्स कह सकते हैं हम लोग। उनके जो कार्यकाल उनका रहा है, लार्जर पार्ट बाद में दे केम इनटू द ब्यूरोक्रेटिक साइड भी आ कह सकते हैं। इकोनॉमिक एडवाइजर बने गवर्नमेंट के, प्लानिंग कमीशन के डिप्यूटी चेयरमैन रहे। और उसके बाद जब 1991 में इनकी पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी, तो उस सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर बने। प्रिया जी, मैं एक राजनेता के रूप में और इकोनॉमिस्ट के रूप में दोनों को भी देखता हूँ ना, मनमोहन सिंह को दोनों चीज से। तो मैं तो मेरी ये राय ऐसी है कि उनका प्रधानमंत्री के रूप में 10 साल जो कार्यकाल था, हम्म। उससे ज्यादा भी टफ और चैलेंजिंग जो कार्यकाल था ना, वो 5 साल का वित्त मंत्री का फाइनेंस मिनिस्टर था। जी। वो मैं इसके लिए कहना चाहूंगा क्योंकि 1991 के समय पे आपको पता होगा चंद्रशेखर जी की जब गवर्नमेंट थी तो सोना बाहर विदेश में गिरवी रखना पड़ा था। जी। और स्थिति ऐसी कुछ बनी थी कि भारत के पास फॉरेन रिजर्व बिल्कुल नहीं थे। हमारी एज अ कंट्री हम बैंकरप्ट हो जाए ऐसी सिचुएशन निर्माण हो सकती थी। और उस समय पे ऐसा एक निर्णय लेने की घड़ी आई थी, जैसे हम कहते हैं ना कि बोल्ड निर्णय। एक ऐसा निर्णय जो जिसकी इफेक्ट और इम्पैक्ट पूरे अर्थव्यवस्था पे हो, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो, एक नई राह दिशा दिखाए, नया रास्ता दिखाए। तो उस समय पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने यह सुझाव दिया था कि हमको अपनी करेंसी इंडियन रुपी को डीवैल्यू करना पड़ेगा 20%। अदरवाइज हम लोग के लिए ये 8-10 दिन में सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग होगी। उस समय पे ऐसा जो मेरे पास जानकारी है कि विरोधी पक्ष के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता थे। और प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष से सभी चर्चा करके अटल जी से चर्चा करके और ये एक निर्णय लेने के लिए सारे संसद के अंदर मिलकर उन्होंने ये निर्णय लिया। और हमारा रुपये का डिवैल्यूएशन किया। और उसके बाद
भारत की अर्थव्यवस्था जो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि लगभग हम ध्वस्त हो चुकी थी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, उस समय में से उन्होंने भारत के अर्थतंत्र को खड़ा किया है। 1992 में 92 में ही उन्होंने कहा कि भारत को पूंजी की आवश्यकता है। विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय बाजारों के हम अगर दरवाजे खोलेंगे, पूंजी आएगी, कैपिटल इनफ्लो होगा, और वो कैपिटल इनफ्लो से ही हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। और 92 में ये एक मैं कहूँ ना एक क्रांतिकारी कदम रहा भारत का। मैं तो 1947 में जैसे पॉलिटिकल फ्रीडम मिली है, हम्म, तो मैं कहूँगा 92 का जो दौर था ना, उसमें से भी भारत की एक फाइनेंस की, इकोनॉमी की एक नई दिशा मिली। और भारत आज जहां भी खड़ा है, आज हम्म, पूरे विश्व के अंदर एक बड़े शक्ति के रूप में भारत उभरा है। हम्म, आज हम पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। आने वाले 2-3 सालों में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। दुनिया भर के निवेशक जो भारत में आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये सारी चीजों का अगर श्रेय किसी एक व्यक्ति को, एक नेता को देना है, तो हम्म, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को दूंगा। बिल्कुल सही। सो यू आर सेइंग कि एक इकोनॉमिक फ्रीडम जो है वो हमें मिला था 90s में। जी। सर इसके अलावा ये तो डॉक्टर मनमोहन जी की बात हुई। एक बड़ा रेवोल्यूशन लाया था उन्होंने 90s में। सर और कुछ उनके बारे में बताना चाहेंगे इससे पहले कि हम दूसरे विषय पे बात करें। मैं इनकी क्या मैं उनके बारे में यही कहूंगा कि वो जैसे मैंने कहा, अनेक जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है सरकारों में भी। रिजर्व बैंक के गवर्नर तो थे ही, हम सब जानते हैं। जी। लेकिन उनके व्यक्तित्व का यही एक बात था कि जब 2008 में पूरी दुनिया में थोड़ी क्राइसिस आई थी, यूएस मार्केट्स भी टम्बल हुए थे, हम्म, तब पूरी दुनिया के, विश्व के जो नेता थे ना, जी। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की और उम्मीद से देख रहे थे हम्म, कि ये एक ऐसा एक नेता है हम्म, जो पूरे विश्व को, ग्लोबल इकोनॉमी को भी एक नया डायरेक्शन दे सकता है। तो मैं मानता हूँ ये एक उनके लिए भी और भारत के लिए भी एक गौरवशाली क्षण कह सकते हैं। हम्म, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़े व्यक्तिमत्व कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी इकोनॉमिस्ट भारत में खोया हुआ है। और उनके उनके पॉलिसीज के बाद आज जब 92 से लेके हम देखें, तो करीबन 30-32 साल हो गए हैं। और आज हम कहाँ हैं वो हम सब जानते भी है प्रिया जी। तो निश्चित रूप से ये हमारा देश के एक नई दिशा देकर गए हैं वो। हम्म। सर एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री उनके क्या अचीवमेंट्स रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री के रूप में उनके अचीवमेंट्स के लिए मैं ये कहूंगा कि सरकार ने जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लाई, हम्म, उस पॉलिसी के हस्तक्षेप क्या हुआ कि भारत में विदेशी निवेशों का आना चालू हुआ। हम्म, अब दो रूट से जो आता है, एक तो एफडीआई के रूट से पैसा आना चालू हुआ, और दूसरा पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहते हैं। एफडीआई में भी शुरुआत के समय में उनकी मात्रा कम थी। हम्म, लेकिन भारत के अंदर जो एक इकोनॉमी के लिए गेट हमने ओपन किया विदेशी निवेशकों के लिए, तो हम्म, वो फंड आने की शुरुआत हुई। भारत के अनेक उद्योगों में हम्म, अपने उद्योगों के लिए फंड की अवेलेबिलिटी की वजह से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स वगैरह की शुरुआत वहां से हुई। और सबसे पहले हमने देखा तो कई जगह पे फ्लाईओवर बनना चालू हुआ, डैम बनने के लिए भी चालू हुए, एयरपोर्ट होने की भी शुरुआत वहां से चालू हुई। तो उनके कार्यकाल के अंदर मैं ये कहूंगा कि भारत के औद्योगिक क्षेत्र के अंदर निवेश आना लगा, और इक्विटी मार्केट में भी आने लगा। साथ में एक ब्लैक लाइन मैं ये भी कह सकता हूँ कि वही एक कार्यकाल था जब सिक्योरिटीज मार्केट का एक बहुत बड़ा स्कैम भी हुआ था, हर्षद मेहता स्कैम 1992 का। हम्म, तो वो एक ऐसा चीज था कि जिसके कारण अर्थतंत्र के, भारत की इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर, कि भारत सरकार की कुछ छवि के ऊपर रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम्म, कुछ क्वेश्चन मार्क लगे हुए थे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद, कुछ समय के बाद, मैं कहूँ 2-3 साल के बाद, स्थिति धीरे धीरे पुनः संभलने लगी थी। और विदेश से निवेश इंडिया में आने का चालू हुआ था। तो मैं ये कहूंगा कि उनके 10 साल के ये कार्यकाल में
भारत के अर्थव्यवस्था को एक थोड़ा कहते हैं ना कि बूस्ट मिला। और भारत की जो एक इमेज थी बाहर कि पहले की ये एक डेवलपिंग कंट्री है, पुअर कंट्री में जो थी उसकी थोड़ी इमेज बदलने की शुरुआत वहां से हो गई, इतना मैं कह सकता हूँ प्रिया जी। तो ये मनमोहन जी के बारे में था। सर, मेरा आखिरी सवाल आज के लिए ये है कि इस साल जो आरबीआई की पॉलिसीज आई, क्या आपको लगता है कि उनकी वजह से एक इकोनॉमिक स्लो डाउन हमने देखा है इस साल? भारत ने स्लो डाउन देखा? प्रिया जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आप जो स्लो डाउन की बात कर रहे हो ना, हम्म। तो उसकी एक ग्लोबल इम्पैक्ट है। ऐसा नहीं है कि दुनिया की सारी इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से चल रही है और हमारे यहाँ स्लो हुआ है। हम्म। हालांकि मैं तो ये कहूंगा कि पूरे विश्व में ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन होने के बावजूद हम्म। हमने इस वर्ष का जीडीपी का टारगेट अपना 7% था, हम्म। लेकिन ये क्वार्टर का 6.5 के आसपास आया है। हम्म। तो फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि वी विल क्लोज दिस ईयर 2024-25 हम्म। समवेयर बिटवीन 6.5 एंड 6.6 के बीच में, जो अपने आप में एक एक रिमार्केबल परफॉर्मेंस मैं कहूंगा। क्योंकि दुनिया के अनेक देश है कि जहां आज भी जीडीपी ग्रोथ 2% से 3.5% के बीच में है। ओके। जहां तक आरबीआई की पॉलिसीज का सवाल है, आरबीआई ने जिस प्रकार से इन्फ्लेशन को देखते हुए इंटरेस्ट रेट को मेंटेन किया हुआ है, तो वो स्थिति में मैं कहूंगा कि ये एक ऐसा कदम है कि जिसमें भारत में एक थोड़ी इकोनॉमी की स्थिरता है। प्राइस राइज है, इन्फ्लेशन है, लेकिन अगर आज समझो इंटरेस्ट रेट कम हो जाते, लोगों के हाथ में लिक्विडिटी और आ जाती, मार्केट में फंड की लिक्विडिटी काफी बढ़ जाती, तो भी हमारा इन्फ्लेशन शायद तो बढ़ जाता। और आपने देखा होगा पास्ट में तो हमने इन्फ्लेशन डबल डिजिट में भी देखा हुआ है। तो ये स्थिति में मैं ये मानता हूँ कि एज अ रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी एक कॉशियस पॉलिसी है और उनकी नजर बनाए रखे हुए है। अब जो फेड ने जो रेट कम किया है, फेड के अमेरिका के अपने नंबर्स आते हैं, नंबर्स उनका डेटा जो होते हैं वो उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चल रहे हैं। जी। हमारे यहाँ मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर एक क्वार्टर के लिए, यानी मे भी फरवरी में अगर अपना सीपीआई भी 4.5 के बीच में रहता है, तो शायद 50 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। लेकिन जो आरबीआई की वर्तमान पॉलिसी है, उसकी वजह से स्लो डाउन हो भारत में, ऐसा मुझे लगता नहीं। और स्लो डाउन के साथ साथ अगर आप ये कह रहे हो ना प्रिया जी, तो मैं आपको दो तीन डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ। जी। क्या है कि उसकी स्लो डाउन की इम्पैक्ट इन टोटालिटी कहीं भी नहीं है। देखिए, एक मेरे पास डेटा जो है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी म्यूचुअल फंड इन लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 साल के अंदर जी। इक्विटी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट 12 लाख करोड़ क्रॉस कर गया है। हम्म। नंबर टू, ये साल की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो ये 8 महीने में पहले अप्रैल से लेकर अब तक का हम्म। एक्सपोर्ट ऑफ द व्हीकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं, हम्म। 33 लाख यूनिट्स का व्हीकल, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, 8 व्हीलर जो भी कहे आप, इसका एक्सपोर्ट हुआ है, विच इज साइजेबली करीबन पिछले वर्ष से 30% जितना ऊपर हुआ है। ओके। म्यूचुअल फंड का जो कॉर्पस फंड है, स्पेशली इन इक्विटी में कहूँ, तो वो भी 17 लाख करोड़ से बढ़ा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कैपिटल मार्केट से हम फंड खड़ा करते हैं, तो हम्म। 2024 में 337 आईपीओ आए थे अब तक के। आजकल में जो आने वाले होंगे मैं गिन नहीं रहा हूँ। वो 337 आईपीओ में the promoters has collected something like 20 billion US dollar. We were number one in the world in terms of the number of IPOs. सेकंड नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 180 आईपीओ आए थे। पर हाँ, इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट यूनाइटेड स्टेट्स इज अहेड ऑफ अस। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 32 बिलियन डॉलर्स के आईपीओ आए थे। अच्छा, बीएसई सेंसेक्स का भी अगर हम बात करें, तो बीएसई सेंसेक्स लो अगर हमने देखा है 2024
के अंदर ही, तो इट वॉज 70,200 के आसपास था। एंड टॉप हमने देखा ये पर्टिकुलर ईयर में तो 85,978 है, यानी 15,000 पॉइंट्स का मूवमेंट हमने इस साल के अंदर देखा। ये जी सारी चीजों को जब मैं देखता हूँ ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम स्लो डाउन में आ गए हैं। हाँ, कोई पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इश्यूज है, एक्सपोर्ट्स के अंदर इश्यूज है। एक्सपोर्ट के लिए प्रिया जी मैं ऐसा मानता हूँ, मैं 1 मिनट और ले लूंगा क्योंकि आपका आखिरी सवाल है। या एक्सपोर्ट के लिए मुझे चैलेंजेस ये लग रही है 2025 के लिए, कि हम्म, पूरे विश्व के लिए, हम्म, कि 20 जनवरी को प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप चार्ज ले लेंगे। जी उनकी जो टैरिफ पॉलिसी होगी ना, वो दुनिया की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगी। उससे हम्म, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ब्राजील, चाइना, मैक्सिको, इंडिया के ऊपर है। हमारे देश के ऊपर टैरिफ पॉलिसी क्या होती है वो देखना होगा। हम्म, और बायलेटरल ट्रेड के अंदर हम्म, अगर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारी पॉलिसी फेवरेबल रही ना, तो हम्म, हमारे लिए भी ग्रोथ का ये एक अच्छा अवसर रहेगा। लेकिन 2025 विल बी चैलेंजिंग दैट वे, क्योंकि वापस कहीं ना कहीं ट्रेड वॉर दिखने को मिलेगा, हम्म, एटलीस्ट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 2026 में। जी और सर सॉरी, 2025 में। फाइनली जी सर, तो सर जो मिस्टर ट्रम्प आएंगे उसके बाद आपको क्या लगता है कि इज इट गोइंग टू बी फेवरेबल फॉर इंडिया? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, उनका जो अब तक जो उनका जो स्टेटमेंट्स पॉलिसीज के ऊपर रहे हैं, तो हम्म, वो तो यही दर्शा रहे कि ही इज मोर इंटरेस्टेड हम्म, कि द ट्रेड शुड बी विन विन फॉर बोथ द कंट्री एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर अमेरिका ऑल्सो। उस प्रकार के वो बायलेटरल ट्रेड में जाएंगे। तो हम्म, जिस कंट्री से उनका इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, तो डेफिनेटली वो चाहेंगे उस कंट्री में उनका भी एक्सपोर्ट बढ़े। हम्म, उस कंट्री के अंदर मार्केट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो वो टैरिफ बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार के अनेक कदम जो आएंगे ना, वो थोड़ी अर्थव्यवस्था को, ग्लोबल अर्थव्यवस्था को इम्पैक्ट करेंगे। और मार्केट भी मैं ऐसा मानता हूँ काफी चढ़ाव उतार, वॉलेटाइल मार्केट रहेगा। इक्विटी रहेगा, बॉन्ड्स मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, कमोडिटीज वॉलेटाइल रहेगी, बुलियंस वॉलेटाइल रहेंगे। लेकिन एज अ प्रूडेंट इन्वेस्टर एक बात कहूंगा कि जब ये वॉलेटाइल मार्केट में कोई भी अच्छे स्टॉक, अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे एसेट क्लास 10-15% नीचे आ जाते हैं ना, तो इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। और इसके लिए हर निवेशकों को जो हम हर बार कहते हैं, आप अपने एक्सपर्ट्स की, फाइनेंशियल प्लानरों की एडवाइस लीजिए। और ऐसे जैसे जब ये मार्केट के मौके आते हैं, वो मौके का फायदा लीजिए। और बीच बीच में जब ये अप्स एंड डाउन होते हैं, थोड़ा प्रॉफिट भी बुक करता रहिए। तो ये प्रॉफिट लेते रहेंगे तो 2025 में भी अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और हम यही कहते हैं दर्शकों को कि इन्वेस्ट जरूर कीजिए लेकिन एक्सपर्ट एडवाइस लेकर और एक एनालिसिस करके। तो जी सर थैंक यू जी। सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आपके साथ बहुत अच्छी थैंक यू, नमस्ते सर। थैंक यू, नमस्ते।